जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं ज्ञानमंद जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो न्यू टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, डेली टेस्ट सीरीज, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें लगभग 15 से 16 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं और ये नेक्स्ट सेट है, इसे आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें कुल 50 क्वेश्चन रहते हैं और ये टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे 18 मार्च को करवाया गया है और इसमें कुल रहेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो चलिए आज का टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे पीडीएफ आपको 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में दे दिया जाता है और उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और 9 बजे आपको इसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिलता है, जो भी आपको मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो अवस्थित है वो बोत्सवाना में अवस्थित है। अच्छा ये बताइए, नामीबिया में कौन सा मरुस्थल अवस्थित है? नामीबिया में अवस्थित है एक नामीब मरुस्थल। कौन सा? नामीब। नामीब मरुस्थल करके नामीबिया में है। और मंगोलिया में आपको पता ही होगा, गोबी मरुस्थल। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार मरुस्थल। और ये जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, उसे पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान में उसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही कोई जानते भी होंगे, बहुत कम लेकिन जानते होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक मतलब पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 पुरुष प्रति 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, तो 943 जो है पूरे भारत का लिंगानुपात है। लेकिन इसमें पता करना है कि धार्मिक समुदाय के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू हिंदू का जो लिंगानुपात है वो है 931, अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। जैन का जो लिंगानुपात है वो है 940। मुस्लिम का लिंगानुपात है 936। ईसाई का लिंगानुपात है 1006। और कुछ धर्म है जैसे सिख का लिंगानुपात है 893। और बचे बौद्ध का लिंगानुपात है 953। तो आपको पता चल गया होगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से धार्मिक समुदाय का है, तो वो है ईसाई, जो कि है 1006। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? तो वो जो जनजाति है वो मीना जनजाति है, जो राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान की मीना जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। नागा जनजाति जानते होंगे, जो लड़ाकू जनजाति है। मतलब लड़ाकू नहीं, कि तो लड़ने में वीर जनजाति कह सकते हैं आप। भोटिया आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट असम में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होगी? चक्रवात की स्थिति में जो है, चक्रवात के केंद्र में पूछा जा रहा है, चक्रवात के केंद्र में जो है दाब वो निम्न होगा। चक्रवात के केंद्र में दाब निम्न होगा, लेकिन केंद्र से बाहर यानी बाहर की बात की जाए तो बाहर में उच्च होगा दाब। तो चक्रवात कहाँ होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इसका आंसर हो जाएगा निम्न दाब। अति पतली इसी में प्रति चक्रवात की बात की जाती तो केंद्र में जो है उच्च दाब होता और बाहर जो होता निम्न दाब होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो भोर घाट दर्रा जो स्थित है आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? कौन सा विकल्प है जो औसत्य है, ये बताना है। ठीक है, बताते हैं, पढ़ते हैं। ऑप्शन, टिहरी बांध उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, यानी टिहरी परियोजना। रिहंद परियोजना जो उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गलत है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन सी वर्षाएं हुए हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सी है? उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए मैप के थ्रू ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी ऐसे मैं इसे अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा बाघ अभयारण्य है? दांदेली अंशी बाघ अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होके कहाँ है? कर्नाटक में। भारतीय राज्यों
सर्वाधिक सस्य गहनता किस राज्य की? देखिए, सस्य गहनता किसे बोलते हैं पता है? सस्य गहनता उसे बोलते हैं एक वर्ष में किसी एक खेत में जितनी फसल उगाई जाती है, मतलब जितनी संख्या में फसल उगाई जाती है, उससे उस खेत की उतनी ही सस्य गहनता होगी। मतलब कि एक खेत है, मानिए ये प्लॉट है, और इसमें जो है एक ही वर्ष में हम दो अ, अनाज उगाते हैं, दो अनाज उगाते हैं, दो किस्म के, तो इसकी सस्य गहनता हो गई दो। अगर पांच किस्म के उगाते हैं तो इसकी सस्य गहनता हो जाती पाँच। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है पंजाब राज्य जो है ना, उसकी सस्य गहनता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये जो है ओडिशा में है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? आपको पता ही होगा, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। और सतारा से संबंधित एक पॉइंट और है, डलहौजी की जो नीति आई थी राज्य हड़प नीति 1848 में, तो पहला सतारा ही राज्य था जो इस नीति के तहत हड़पा गया था। आगे बढ़ते हैं। पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया के द्वारा चीन संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। डुडोमा घाट प्रभा नदी गलत है। डुडोमा जो है वो घाट प्रभा नदी पे नहीं है, वो है मुचकुंड नदी पे। किस नदी पे? मुचकुंड नदी पे, उड़ीसा में। ठीक है, फिर दसम दसम आ गया कांची नदी, ये सही है। तीसरा आ गया काकोलत। काकोलत जो जलप्रपात है ये वराही नदी पे है, और चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पे है। तो केवल दो सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मूल से घिरा है? ब्रेक वाटर और मूल से घिरा हुआ है, वो प्राकृतिक पतन है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। मुंबई नहीं है, वो है मरमागोआ। कौन सा है? मरमागोआ। नेक्स्ट, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है उड़ीसा राज्य की। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग भी सॉल्व किए होंगे, पता चलेगा वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मैं बता देता हूँ। सबसे प्रथम याद रखिए कथक, जो कि यूपी का है। कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तीसरा हो गया मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। चौथा सतारिया, जो कि असम का है। पांचवा मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का है। छठा भारतनाट्यम, इसका आपको बताना है कि किस राज्य का है भारतनाट्यम। सातवां हो गया कथकली, और आठवां हो गया ओडिसी। ठीक है, 8 है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। क्या मतलब है? मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो मल्ल में हुई थी, और मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये कहाँ से संबंधित है? यूपी से। पायलों की गीत निम्नलिखित निम्न में से किसकी रचना है? तो पायलों की गीत जो रचना है इलांगे अदिगल। किसकी? इलांगे अदिगल की रचना है पायलों की गीत। ठीक है, लेकिन इसका जो इलांगे अदिगल जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था शिल्पाधिकारम। क्या नाम था? शिल्पाधिकारम, और उसका हिंदी मीनिंग है पायलों की गीत। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को जो है दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। और चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रुपये का कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉल्फगर का युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? ट्रॉल्फगर का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था 1805 ईस्वी में। कब हुआ है? 1805 ईस्वी में हुआ है। और देखिए, यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन के मध्य हुआ था लिपजिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? लिपजिंग का युद्ध 1813 में। कब हुआ है? 1813 में यूरोपीय राष्ट्र एवं नेपोलियन के बीच हुआ है लिपजिंग का युद्ध। नेक्स्ट देख लीजिए, मित्र राष्ट्रों एवं नेपोलियन के बीच में हुआ है वाटरलू का युद्ध 1815 में। वाटरलू का युद्ध हुआ है किसके मध्य? मित्र राष्ट्र एवं नेपोलियन के मध्य।
आगे बढ़ते हैं। किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया? तो किताब ए नौरस की रचना किया गया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवान ए इंसा संबंधित था किससे? तो दीवान ए इंसा की बात की जा रही है। तो दीवान ए इंसा संबंधित था पत्राचार विभाग से। किससे? पत्राचार विभाग से। दान विभाग को क्या कहा जाता था? तो दान विभाग को कहा जाता दीवान ए खैरात। सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज। और कृषि विभाग को कहा जाता था दीवान ए कोही, जिसकी कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कहानी भी सुनाया था दो आब वाला, दो नदियों के बीच वाला। इसे बोला जाता है ये सोने पे हाथ रखता था तो वो राख हो जाता था, कुछ इस प्रकार से। अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत जो किया था 1580 ईस्वी में किया था। अच्छा ये बताइए 1575 में किया गया था? तो 1575 में किया था इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण कब किया था अकबर? 1575 में। और 1578 में जो है सभी धर्म गुरु को इबादत खाना में आने की अनुमति दिया था। और 1582 का देख लीजिए, तो 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो इसमें ब्रिटिश सेनापति थे कौन? हेक्टर मुंडो। कौन थे? हेक्टर मुंडो। और 1757 में जो लड़ाई हुआ था प्लासी का, उस प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त कानून का संबंध था। सूर्यास्त कानून का संबंध है अस्थाई बंदोबस्त। किससे? अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। पढ़ते हैं, ऑप्शन पता चल जाएगा। मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। ये मार्च 1946 में नहीं किया गया था, ठीक है। मार्च 1946 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 20 फरवरी 1947 को। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा पहला ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लीजिए। लॉर्ड वेवेल ने 31 मार्च 1948 को भारत में ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की, सही है। लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी की, ये भी सही है। और नेक्स्ट है नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना का परित्याग किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो है वो है लॉर्ड इरविन से। किससे? लॉर्ड इरविन से। नेक्स्ट, वेदांत कॉलेज के संस्थापक थे। तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे बताइए? वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन योगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है? योगांतर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? यह जो है जवाहरलाल नेहरू का उक्ति है। और जवाहरलाल नेहरू एक और बात बोले थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, यह जो है अनेकों ब्रेक वाला इंजन रहित अधिनियम है। अनेकों ब्रेक वाला इंजन रहित अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया है अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से पता ही होगा आपको, संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया? लक्षद्वीप को जो है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत को जो है कुल 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। कितने? कुल 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। इसमें से 6 क्षेत्रीय परिषद आ जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, और ये जो है एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद आता है, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्रीय परिषद है, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान को जो है किसी भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है राष्ट्रपति। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो मंत्रिपरिषद के ऊपर किस कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, किसके द्वारा बताइए? तो ये जो भारतीय संसद रखती है वो रखती है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के तहत। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 में वर्णित है, ठीक है। और उच्च न्यायालय का गठन जो है वो अनुच्छेद 216 में वर्णित है। अनुच्छेद 222 में क्या वर्णित है पता है? कि जैसे कि राष्ट्रपति जो है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना देते हैं। मतलब
पटना उच्च न्यायालय न्यायाधीश को बना दिए केरल के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ट्रांसफर जो कर देते हैं राष्ट्रपति, उसी का वर्णन है अनुच्छेद 222 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वो हो जाएगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 65 के तहत कर सकता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन ये दोनों जो है अनुच्छेद 70 के तहत कर सकते हैं। आगे, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है तो और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, अभियुक्त को अधिकतम कितने अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो कुल 15 दिनों के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। विधि के समान संरक्षण का उद्घोष भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। विधि के समान संरक्षण का उद्घोष जो है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष समानता पूछा जाए तो वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आगे, राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में? तो राज्य वित्त आयोग की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई में। किसमें? 243 के आई में, ठीक है। तो भाग 6 में वर्णन है राज्य का शासन। किसका? राज्य का शासन है। फिर 243 का आई जो है पंचायती राज से संबंधित है, आपको पता होगा। और भाग 9 जो संबंधित है पंचायत से संबंधित है। भाग 9 का क संबंधित है नगर पालिका से। भाग 11 संबंधित है केंद्र राज्य संबंधित से। इसका आंसर हो जाएगा भाग 9। आगे बढ़ते हैं लोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्यीय निकाय होती है? तो ये जो होती है 5 सदस्यीय निकाय होती है। एक होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष और 3 होते हैं अन्य सदस्य। आगे, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव। क्या बोलते हैं? मध्य अवधि चुनाव, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जो चुनाव होता है, जैसे अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, तो वो उसे कहेंगे हम लोग आम चुनाव। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, नॉर्मल 5 वर्ष के अंतराल पे अपना चुनाव हो रहा है, तो ये हो गया आम चुनाव, ठीक है। अब देखिए 2024 में ये चुनाव होता है और किसी की सरकार बनती है, ठीक है। जैसे लोकसभा में कुल 543 मेंबर है, ठीक है। 2025 में क्या होगा कि मानते हैं कि 15 मेंबर इसमें से किसी कारणवश उनकी देहांत हो जाती है, ठीक है। तो उनकी देहांत हो जाती है तो उन 15 मेंबर को फुलफिल करने के लिए जो चुनाव होगा उसे बोलते हैं उपचुनाव। उसे क्या बोलते हैं? उपचुनाव। और जैसे ये सरकार चल रही है, 2024 में सरकार बनती है और जैसे कि मोदी जी की सरकार बन जाती है, मानते हैं, पता नहीं अभी किन की बनेगी, लेकिन मानते हैं कि बन जाती है। तो जब बन जाएगी तो 2027 में, जैसे 2029 तक इनका पूरा कार्यकाल रहेगा, लेकिन 2027 में मोदी जी क्या किए कि लोकसभा को भंग कर दिए। लोकसभा जब भंग हो जाती है उसके बाद जो 2027 में फिर से एक चुनाव होगा तो उसे बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। और क्वेश्चन के अनुरूप इसका सही आंसर मध्यावधि चुनाव होगा। भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा जो है ई गवर्नेंस योजना अनुमोदित किया गया 2006 ईस्वी में। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 45 वर्ष। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो आ जाएगा वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। कुछ बिहार कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है आपको क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? वॉलीबॉल जो है वो कोर्ट के परिसर में खेला जाता है। आगे, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर हुआ, बताइए। तो ये हुआ है शिवरमन समिति के सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? तो भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल जो निर्गत की गई थी वो 1917 ईस्वी में निर्गत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा जो होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति करेंगे तो राजस्व घाटा प्राप्त होगा। तो आज का सेट यही समाप्त होगा। आशा करता हूँ कि सेट पसंद आएगा। सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।